कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी प्रथम कहानी कैक्टस प्यासे नहीं रहो। मैं व्हीलचेयर ढकेलते हुए खिड़की पर आती हूँ, डूबते हुए सूरज को देखने। 3 साल से मेरा यही क्रम बन गया है। डूबते हुए सूरज को देखकर राहत मिलती है। मैं अकेली नहीं हूं, और भी हैं जो डूब रहे हैं। शायद मेरी आंखों में पानी आ गया है। ये इतनी गीली रहती हैं कि अब इनमें सिर्फ पानी आता है, आंसू नहीं। तभी मुझे दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ती है। मुंह घुमाकर देखती हूं तो दरवाजे के हिलते हुए पर्दों को देखकर समझ जाती हूं कि अभी अभी उसके पीछे से मम्मी जल्दी से हटकर गई हैं। आज वह फिर भूल गई होंगी कि गीता डूबते हुए सूरज को देखकर हर दिन रोती है। ऐसा ही तो वह दिन था जब मुझे अपने धीरे धीरे डूबते रहने का एहसास हुआ था। मैं और मम्मी खिड़की के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। मम्मी मुझे अपने कॉलेज की लड़कियों की बातें बता रही थी। बहुत मजा आ रहा था उन बातों को सुनकर। तभी मेरी आंखें उस धीमी रोशनी वाले सूरज की ओर उठ गई थी जो धीरे धीरे डूब रहा था। मेरी आवाज कांप कर रह गई थी कुछ घबराहट से। उस समय मुझे लगा था मेरी आवाज कहीं दूर से आ रही है। मम्मी मेरी जिंदगी भी इस सूरज की तरह डूब रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। न जाने मुझे और कितना डूबना है पूरा डूबने के लिए। गीता, क्या कह रही हो? शायद तुम भूल गई हो यही सूरज कितने लोगों को सुख दे रहा है। कहते कहते मम्मी रो पड़ी थी और तेजी से कमरे के बाहर निकल गई थी। मैं वहीं बैठी निरीह देखती रह गई थी और मुझे लगा कि मेरे कमरे में रखे कैक्टस के पौधों को प्यास लगी है। चलूं उन्हें पानी पिला दूं। जब तक मेरी आंखों से पानी निकलता रहा मैं कैक्टस के पौधों को पानी डालती रही। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि कैक्टस भी कितना दुख झेलता है अपने छोटे शरीर पर कांटों को रखकर। मुझे कैक्टस को देखकर न जाने क्या हो जाता है। मन करता है उसके एक एक कांटे को निकालकर उसके घावों पर पट्टी बांधकर ड्रेसिंग कर दूं। जब भी किसी बात पर दिल भर आता है तो कैक्टस पर पानी डालने लगती हूं, यही सोचकर कि कैक्टस की प्यास शायद थोड़ी सी ही कम हो जाए। ऐसा ही एक दिन था जबकि मेरे दिल के घाव रिसने लगे थे और मैं कैक्टस पर पानी डाल रही थी। तभी मेरे कमरे के सामने से रीता निकली थी। मुझे ऐसा करते देखकर रुक गई और बोली, वाह दीदी, यह भी खूब रही। यह तो बिना पानी के ही बढ़ते रहते हैं। आर्ट साइड के स्टूडेंट हो ना, इसलिए तुम क्या जानो। ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ही तो उसमें कांटे होते हैं। अब जब मैंने बता दिया है तो क्यों पानी बर्बाद कर रही हो? हाँ, शायद मैं भूल गई थी। ये बिना पानी के ही बढ़ते रह सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तू जानती नहीं है, इन्हीं कांटों के कारण ये कितने वर्षों से प्यासे ही बढ़ रहे हैं। इनकी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं है। सोचा कि मैं ही इनकी प्यास बुझा सकूं तो अच्छा है। ओह, यू आर अ सेंटिमेंटल फूल। और रीता अजीब ढंग से मुंह बिचकाती हुई चली गई थी। देखती हूँ सांझ खिड़की से मेरे कमरे में उतरने लगती है। 7 बज चुके हैं, दीपक आता ही होगा। मुझे लगा कि मेरे अंदर हल्की सी कोई लहर दौड़ गई, लेकिन यह क्या, लहर उठते ही बिखर गई। ओह, मैं भूल गई थी। अब दीपक मेरे पास कहाँ आता है। उससे मेरे सभी संबंध कट चुके हैं, मेरे न चाहने पर भी। लेकिन मैं चाहने वाली कौन होती हूँ? जब दीपक ने सुना था कि कॉलेज से लौटते समय मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया है तो वह बदहवास दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी अर्ध चेतना में सुनी दीपक की वह घबराई हुई आवाज, आंटी, गीता का एक्सीडेंट कैसे हो गया? होश में तो है? कब तक ठीक हो जाएगी? तब शायद मम्मी को भी नहीं पता था कि उनकी प्यारी बेटी अपनी दोनों टांगें एक्सीडेंट में खो चुकी है। शायद टांगें ही नहीं, और भी बहुत कुछ टूट गया था मेरे भीतर। और जब मैंने आगे न पढ़ने का निर्णय कर लिया तो यह सुनते ही दीपक धड़धड़ाता हुआ मेरे कमरे में घुस आया था।
पागल हो गई हो गीता, जो पढ़ाई बंद कर दोगी? यह दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें न जाने कितने लोग जाने कैसे कैसे दुख झेलते जी रहे हैं। फिर तुम्हारा दुख उनके दुखों के सामने कुछ भी नहीं है। माना कि प्राइवेट पढ़ाई कर लूंगी, लेकिन ऐसी हालत में मैं परीक्षा देने जाऊंगी तो मुझे कितना अजीब लगेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों, क्या व्हीलचेयर पर कॉलेज नहीं जा पाओगी? उसी मनोबल के सहारे मैं कॉलेज फिर से जाने की हिम्मत कर पाई थी। मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। कॉलेज में मिलने वाली दया दिखाती, तरस दिखाती आंखों की तरफ से मैं लापरवाह हो उठी थी। इस जिंदगी का यही रूप होना था। मेरे हिस्से में आई जिंदगी को लाचार डगमगाते हुए चलना था। सब मैंने स्वीकार कर लिया था। दीपक मेरे लिए रोज न जाने कहाँ कहाँ से पुस्तकें लाता था। मेरे दिन भी कट रहे थे, किताबें यानी अपना मेंटल फूड पाकर। हर शाम को 7 बजते ही मेरे कमरे की तरफ बढ़ती हुई आहट मुझे बता देती थी कि दीपक आ रहा है। सारे शहर की बातें, दुनिया जहान की बातों से मेरा दिल बहलाया करता था। मुझे लगता था कि मेरा भी कोई आत्मीय है जो मुझे जीना सिखा रहा है। गीता, अपना चित्र ले लो। मम्मी की आवाज पर मैं चौंक उठती हूँ और देखती हूँ मम्मी हाथ में मेरा बनाया हुआ चित्र लिए कमरे के अंदर आ गई हैं। मैं कुछ उत्साह से पूछती हूँ, क्या डैडी ने इसको पसंद किया? उन्हें तो यह पसंद आया है, लेकिन मम्मी कुछ रुक गई। लेकिन क्या मम्मी? मुझे लगता है मैं अधिक अधीर हो उठी हूँ। वह पहले तो इसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में गंभीर हो उठे थे। इतने करुण चित्र क्यों बनाती हो? तुम्हारे चित्र ही तुम्हारी भावनाओं को समझा देते हैं। अपने को इस तरह नहीं सुलगाओ गीता। मम्मी की आवाज दुख से थर्रा गई। मम्मी, मैं खुद ही नहीं चाहती हूँ कि सुलगूं, लेकिन लगता है भगवान को भी मेरा सुलगना रास आ गया है। अब तो मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ अपने सुलगने पर पानी पड़ने का। मम्मी मेरी बात सह नहीं पाती, इसलिए वह अधिक देर नहीं ठहरती। मम्मी से कही बात मुझे कैक्टस की याद दिला देती है और मैं धीरे धीरे व्हीलचेयर से कैक्टस के पास आती हूँ। मेरा हाथ अनजाने में ही उसे सहलाने लगता है, सांत्वना देने के लिए। उंगली से खून निकल आया है। खून कांटों में उलझता हुआ नीचे सरकता जा रहा है। मॉडर्न आर्ट सा आर्ट जो मेरा जीवन है। एक दिन दीपक ने ही मेरे सामने पेंटिंग का सामान लाकर रख दिया था। मैं खुशी से चिल्ला उठी थी, ये सब मेरे लिए। मैं जब भी चित्र बनाती तब मेरा हाथ न जाने कैसे फिसल कर व्यथा की गहराइयों में डूब जाता। वहां के रंग चुराकर ही कैनवास पर चलता। एक बार दीपक मेरा बनाया एक चित्र गौर से देख रहा था, जिसमें मैंने रेगिस्तान में खड़ी एक लड़की का चित्र बनाया था। मैं उसे चित्र को ध्यान से देखते हुए कह उठी थी, तुम सोचते होगे कि मैंने जिंदगी ही कैनवास पर उतार दी है। शायद तुम ठीक सोच रहे हो। मेरा जीवन भी तो रेगिस्तान है, जिसमें कैक्टस उगते हैं, फूल नहीं, पानी नहीं मिलता इसलिए। दीपक जल्दी से बोला, तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो, यह देख नहीं रही हो? इस लड़की के पास छोटी सी झील है। अब देखो कि यह लड़की इस झील में गिरने वाली है। कहने के साथ साथ दीपक ने मेरे चित्र की उस लड़की पर पास रखा हुआ पानी का ग्लास उड़ेल दिया। मुझे उस समय ऐसा लगा था कि मैं ही ऊपर से नीचे तक भीग गई हूं। दीपक के जाने के बाद मैं न जाने कितनी देर तक तेज चलते पंखे के नीचे बैठी रही थी, सूखने के लिए। मैं स्वयं गीली होकर दीपक को रेगिस्तान में नहीं ढकेलना चाहती थी। कई दिनों से दीपक नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किससे पूछूं। एक दिन मैंने मम्मी से पूछ लिया, मम्मी, दीपक यहाँ क्यों नहीं आ रहा? आपको कारण मालूम है? मालूम तो नहीं है, अब वह डॉक्टर बन गया है, पोस्टिंग वगैरह भी हो गई होगी, इसलिए वह चला गया होगा। मम्मी ने आंखें चुराते हुए कहा था। लेकिन वह मुझे बिना बताए तो जा नहीं सकता, कम से कम खबर तो भिजवा देता। मम्मी ने फिर भी अनसुना कर दिया था। मम्मी की बात से मैं परेशान हो गई थी। दीपक अब इतना पराया हो गया है कि बाहर जाने की खबर भी नहीं दी। जब मैंने इसके बारे में रीता से पूछा तो उसने बहुत अजीब ढंग से बताया। मैं क्या, मम्मी डैडी सभी जानते हैं कि दीपक क्यों नहीं आ रहा। क्या बात है रीता, जल्दी बता। दीदी, बात कोई खास नहीं है,
मम्मी के कहने पर डैडी दीपक के घर तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर गए थे, लेकिन ये तू क्या कह रही है? ये क्या गजब कर दिया डैडी ने? मुझसे पूछा भी नहीं। मेरी आवाज आवेश से कांप कर रह गई। मम्मी ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि वह तो सब कुछ देखती ही थी। क्या देखती थी? यही कुछ, दीपक का रोज रोज तुम्हारे पास आना। डैडी ने जब यह बात दीपक के डैडी से कही तो वह गर्म हो उठे। सुना है दीपक भी वहीं बैठा था, और उसके डैडी ने तो यहां तक कह दिया था कि तुम क्या मेरी और अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाना चाहते हो? मेरे दीपक के गले अपनी लंगड़ी। रीता, दरवाजे पर मम्मी जोर से चीखी। यह तू यहां क्या बक रही है? रीता उनके आने से चुप हो गई और चुपचाप बाहर निकल गई। मम्मी डबडबाई आंखों से मुझे देख रही थी। मैं भी अपने को रोने से रोक नहीं पा रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, बिलख रही थी। मम्मी, यह तुमने क्या कर डाला? एक बार तो मुझसे पूछा होता। मैं दीपक की निगाहों से गिर गई होंगी। वह क्या सोचता होगा? यही ना, मैं उसकी सहानुभूति का गलत फायदा उठाना चाहती हूँ। मम्मी, मेरे और दीपक के बीच कुछ न था सिवाय एक आत्मीय संबंध के। यदि कुछ होता भी तो क्या तुम सोचती हो कि मैं शादी के लिए तैयार हो जाती? नहीं। दीपक क्या, मैं तो इन टांगों का बोझ किसी पर भी नहीं डाल पाऊंगी, किसी पर भी नहीं। तुम्हारे ऊपर ही इनका बोझ क्या कम है? मैं लगातार रोती जा रही थी। मुझे तब भी होश न आया जब मैंने अपनी मम्मी की भी रोने की आवाज सुनी। न जाने हम दोनों ही कितनी देर रोते रहे अपने अपने दुख से। उस दिन कई दिन के बाद दीपक आया था। मैं शर्म से उसके आगे आंख भी नहीं उठा पा रही थी। मैं उसकी संयत आवाज सुनकर चौंक उठी थी। गीता, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? मैं घबरा उठी थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता दीपक। मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने आवेश में पूछा था। मैं धीरे धीरे बोलती ही चली गई। इसलिए कि मैंने कभी तुमको प्यार नहीं किया। तुमसे मेरा सिर्फ एक आत्मीय संबंध है, और तुम्हारा भी मेरे लिए प्यार नहीं है, क्षणिक आवेश भर दयाभाव है। तुम्हारी दया का बोझ मुझसे सारी जिंदगी ढोते नहीं बनेगा। तुम आवेश में मत आओ। यथार्थ को झेलना कोई सरल काम नहीं है। तुम्हें एक मित्र के रूप में पाकर ही मैं खुश हूं। कहते कहते न जाने कितने आंसू मेरे गालों पर लुढ़क पड़े थे, और इसके बाद को, मेरे लंबे मौन के बाद, वह हमेशा हमेशा के लिए अपने सभी संबंध काट कर चला गया था। उस रात मुझे याद नहीं कि मैंने अपने कमरे के कैक्टस पर कितना पानी डाला था। मैं तब तक साथ वाले बाथरूम से पानी ला कर कैक्टस पर डालती रही थी, जब तक मैं व्हीलचेयर आगे पीछे ढकेलते थक कर चूर नहीं हो गई। उस गीले कमरे में मैं थकी सी पड़ी सोच रही थी, मम्मी ने यह क्यों नहीं सोचा कि प्रेमी प्रेमिका या भाई बहन से हटकर भी तो और अन्य आत्मीय संबंध हो सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा रेगिस्तान में खड़ी अकेली लड़की का चित्र बनाऊं भी तो उस पर कोई पानी डालने वाला नहीं आएगा। दीपक से तो वे कोमल धागे टूट ही चुके हैं जिन्हें दीपक ने भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। शायद वह पहले की तरह आकर भी अपने को हमारे घर के माहौल से सहज महसूस नहीं कर पाता। कभी कभी तो लगता है कि मेरे पीछे मम्मी डैडी को मजबूरन भटकना पड़ रहा है। अपना दुख तो झेलते बनता है, लेकिन उनका दुख देखकर ऐसा लगता है नींद की गोलियां इकट्ठी खाकर पूर्णतः डूब जाऊं। लेकिन मुझे न जाने कौन सी नियति हाथ पकड़कर रुक देती है, या मेरे अपने कहे शब्द। एक सहेली ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली थी, तो मैंने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा था, जिंदगी से भागना कायरता है। न जाने यह दुख भगवान अपने किस लक्ष्य से देता है। फिर आत्महत्या भी एक पाप है। मर जाने पर कौन जाने इससे बड़ा दुख और झेलना पड़े। तब ये शब्द कहने वाली गीता क्या सोच सकती थी? जिंदगी के इस छोटे मोड़ पर ही वह सब कुछ घट जाएगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, जिस तरह कैक्टस प्यासा बढ़ रहा है तो क्या मैं जी नहीं सकती? तभी तो ऐसा लगता है कैक्टस की प्यास बुझाने पर मेरी ही प्यास बुझ रही है। ये सब सोचते हुए मेरी आंखों से जाने कितना पानी निकल गया है।
दिल में कुछ भर सा गया है। लगता है आज की रात कैक्टस पर उतना ही पानी डालूंगी जितना उस दिन डाला था, और जब पानी डालते डालते थक जाऊंगी तभी सो पाऊंगी। सुबह कमरा भीगा देखकर मम्मी भी उसी दिन की तरह दुखी होकर कहेंगी, गीता तुझे क्या हो गया है? कैक्टस भी कोई प्यासा होता है? तुझे तो कैक्टस की प्यास बुझाने की अजीब सी बीमारी लग गई है। और मैं भी उसी दिन की तरह फीकी हंसी हंसकर रह जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी कैक्टस प्यासे नहीं रहो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।